अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग गुड। हमने स्टार्ट किया हुआ है फ़िज़िक्स क्लास नाइन्थ, बल्कि फ़िज़िक्स क्लास नाइन्थ नहीं, ये फर्स्ट ईयर का भी टॉपिक्स हो सकते हैं आपके। और फ़िज़िक्स क्लास नाइन्थ का चैप्टर नंबर फर्स्ट है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। हमने इसका एक टॉपिक कर लिया, इंट्रोडक्शन टू फ़िज़िक्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रांचेज़ ऑफ फ़िज़िक्स। तो देखिए, फ़िज़िक्स आपके पास एक बहुत वास्ट ब्रांच है। इसको जस्ट एक अकेले में सब्जेक्ट पढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। नाइन्थ क्लास से लेके सेकेंड ईयर तक आप इसको एज अ सिंगल सब्जेक्ट पढ़ते हैं, लेकिन आप जब आगे जाते हैं, फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, तो आप इस हर एक ब्रांच को अलग से एक सब्जेक्ट आपका बन जाता है और बहुत ज़्यादा स्पेशलाइजेशन वगैरह इसमें करनी पड़ती है आगे हायर क्वालिफिकेशन में। सो हम यहाँ पर जो मेजर और इम्पोर्टेंट ब्रांचेज़ हैं उसको यहाँ पर डिस्कस करने लगे, जो आपकी बुक में मेंशन भी है, तो उसको हम डिस्कस करने लगे। ये आपके फेडरल बोर्ड में भी है, मर्दान बोर्ड में भी है, सिंध बोर्ड में भी और बलूचिस्तान बोर्ड में भी है, यहाँ तक कि जो अदर कंट्रीज़ है उसमें भी ये वाली ब्रांचेज़ स्पेशली पढ़ाई जाती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ब्रांच है मैकेनिक्स। देखिए, मैकेनिक्स आपके पास हर उस स्टडी को कहते हैं जिसमें आप स्टडी करते हैं मोशन के बारे में। तो सिंपली मैं ये लिख सकता हूँ, स्टडी ऑफ मोशन। स्टडी ऑफ मोशन, किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन अगर हो रही है और उसके बारे में आप स्टडी कर रहे हैं तो आप क्या पढ़ रहे हैं? मैकेनिक्स कर रहे हैं। अब लाजिम बात है, ये जो मोशन है ये किसी न किसी वजह से होगी। अब वो जो वजह है वो हमारे पास क्या है? इसका कॉज। तो हम इसमें उस कॉज के बारे में भी पढ़ते हैं। अब आपको मैं ये भी बता दूं कि जो भी मोशन होती है उसका कॉज आपके पास क्या होता है? किसी भी मोशन का जो कॉज होता है वो आपके पास होता है फोर्स। इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास इस मैकेनिक्स की फील्ड में आप फोर्स के बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे। अब लाजिम बात है, अगर एक चीज़ के ऊपर आप फोर्स लगा रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक पर्सन यहाँ पर खड़ा हुआ है और वो इसको फोर्स लगाता है, तो लाजिम बात है फोर्स की लगाने की वजह से इसमें क्या आएगी? थोड़ी इसकी पोजीशन चेंज होगी। तो यहाँ पर इसका इफ़ेक्ट्स भी आएंगे। हर एक कॉज का क्या होता है? एक इफ़ेक्ट भी होता है। तो यहाँ पर इसका इफ़ेक्ट होगा और वो इफ़ेक्ट आपके पास कितने केसेस में हो सकता है? या आपके पास इसका इफ़ेक्ट इस तरह हो सकता है कि इसमें मूवमेंट आ जाएगी, इसमें मूवमेंट भी आ सकती है, इसमें इसकी पोजीशन भी चेंज हो सकती है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ पोजीशन इसकी चेंज हो जाएगी। इसी के साथ साथ इसमें डिस्टेंस गेन कर सकता है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट लिख लें। इसी तरीके से इसकी स्पीड भी चेंज हो सकती है और इसी के साथ साथ मूवमेंट्स या मोमेंटम भी आप लिख सकते हैं कि चेंज हो सकता है। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा। यहाँ पर मैंने एक चीज़ लिखी है मैकेनिक्स। तो देखिए, मैकेनिक्स की आगे आपके पास दो ब्रांचेज़ हैं। मैकेनिक्स की आपके पास दो ब्रांचेज़ हैं। एक को हम बोलते हैं काइनेमेटिक्स और दूसरे को हम बोलते हैं डायनेमिक्स। काइनेमेटिक्स आप इसमें क्या पढ़ते हैं? काइनेमेटिक्स में आप पढ़ते हैं मोशन के बारे में। इसमें आप पढ़ेंगे मोशन के बारे में, लेकिन इसमें आप कॉज नहीं पढ़ेंगे। विदाउट डिस्कसिंग कॉज, विदाउट कॉज। ये आपके पास मैकेनिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें आप मोशन के बारे में तो पढ़ेंगे, लेकिन आप विदाउट कॉज पढ़ेंगे। ये आप डिस्कस नहीं करेंगे कि ये मोशन किस वजह से हुई। ये आपके पास ऐसी ब्रांच है, इसमें आप टाइप्स ऑफ मोशन वगैरह वगैरह पढ़ सकते हैं। डायनेमिक्स आपके पास एक ऐसी ब्रांच है जिसमें आप मोशन के बारे में तो पढ़ेंगे प्लस कॉज भी इसका पढ़ेंगे। मतलब आप फोर्स के बारे में भी इसमें डिस्कस करेंगे। अगर आप अपनी बुक खोलेंगे तो आपको बुक में मिलेगा काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स। आपके पास सेकंड और थर्ड आपके पास जो चैप्टर है वो कौन सा है? काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स। तो ये दोनों के दोनों चैप्टर आपके पास आपकी बुक में मैंशन है। अच्छा, इसकी एग्जाम्पल्स अगर दें तो हमारे पास एग्जाम्पल्स कौन कौन सी हो सकती हैं? तो आपके पास अगर मूविंग अ कार, तो आपके पास मूविंग कार क्या है? इसकी एक एग्जांपल है। इसी के साथ साथ अगर इसकी एक और एग्जांपल दें, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ऊपर से नीचे गिर रहा है तो फ्री फॉल मोशन, जितनी भी फ्री फॉल मोशंस होती हैं, या फ्री फॉल को छोड़ें, अगर कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे गिर रही है तो आप उसको क्या कहते हैं? फ्री फॉल मोशन बोलते हैं। तो फ्री फॉल मोशन भी आपके पास क्या एग्जाम्पल है मैकेनिक्स की। इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल फ़ैन अगर मूव कर रहा है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं मूविंग फ़ैन। फ़ैन की स्पिनिंग मोशन भी आपके पास, ये बटरफ्लाई जो मोशन करे वो भी क्या है? एक टाइप ऑफ मैकेनिक्स की ही ब्रांच में आता है। नेक्स्ट ब्रांच पे आते हैं, आपके पास है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। देखें, हीट आपके पास क्या? असल में हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इसकी डेफिनेशन में, हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसी के साथ साथ अगर मैं एक और चीज़ बताऊँ तो यहाँ पर ये लिखा हुआ वर्ड थर्म लिखा हुआ है, थर्म या थर्मो लिखा हुआ है। थर्मो का मतलब है हीट,
और यहाँ पर एक और चीज़ लिखी है डायनामिक्स। तो डायनामिक्स से भी हम पढ़ चुके हैं, ये आपके पास क्या है, मोशन। तो इसका ओवरऑल मतलब ये होगा कि हीट इन मोशन, कि जब भी आपके पास हीट मोशन में होगी तो उस स्टडी को हम क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक्स। तो ओवरऑल आप हीट की जगह थर्मोडायनेमिक्स भी लिख सकते हैं कि जब भी आपके पास हीट मोशन में होगी तो उस स्टडी को हम क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। अब आपके पास सन है और सन से जितनी भी रेज़ हैं वो सूरज से जितनी भी रेज़ हैं वो अर्थ तक आ रही हैं, तो यहाँ पर आपके पास सारा का सारा क्या फिनोमेना हो रहा है, यहाँ आपके पास थर्मोडायनेमिक्स ही हो रही है। और इसी के थ्रू यहाँ पर लाइफ भी सस्टेन है, क्योंकि मेन एनर्जी का सोर्स क्या है, हीट का जो मेन सोर्स है वो आपके पास क्या है, सन है। सन की ही वजह से अर्थ के ऊपर लाइफ सस्टेन है। अच्छा, इसमें आप क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में आप क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, नेचर ऑफ हीट पढ़ेंगे। नेचर ऑफ हीट आपके पास क्या है, आपके पास जो हीट का नेचर है वो क्या है, एनर्जी। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अच्छा, दूसरा हम देखेंगे मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र, के हीट एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे ट्रांसफ़र होती है। आप देखें सन कितना दूर है, वहाँ से हीट यहाँ तक आ रही है, कैसे आ रही है। इसी तरीके से आप अपने घरों में देखते हैं हीटर्स वगैरह लगे हैं, उसकी हीट ऊपर भी जा रही थी और सामने जो बंदा बैठा था उसके पास भी जा रही थी। ये किस किस फॉर्म में जा रही है। इसी के साथ साथ आप नोट करते हैं कि गर्मियों के दिनों में हीट गर्मी में बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये किस तरीके से होती है, तो इसको हम बोलते हैं मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। तो ये आपके पास 3 मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र है। एक को हम बोलते हैं कंडक्शन, दूसरे को हम बोलते हैं कन्वेक्शन, एंड द थर्ड वन इज़ रेडिएशन। ये आपके पास 3 ज़रिए हैं हीट को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करने में। कंडक्शन होती है सॉलिड्स में, कन्वेक्शन होती है गैसेस में, और रेडिएशन आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, जहाँ पर गैस हो या ना हो, पार्टिकल्स हो या ना, वहाँ से हीट ट्रांसफ़र होती है। इफ़ेक्ट्स, थर्ड वन आपके पास है इफ़ेक्ट्स, मतलब हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में आप इफ़ेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। लाज़मी बात है, एक जगह पर अगर हीट होती है तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर गर्मी ज़्यादा हो जाती है, सर्दी ज़्यादा हो जाती है, जो कुछ भी होता है वॉट एवर। तो हम इसके इफ़ेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो एक तो इसका इफ़ेक्ट मैं सिंपली ये लिख सकता हूँ, इसका एक इफ़ेक्ट है थर्मल एक्सपेंशन। अगर हीट ज़्यादा होगी तो थर्मल एक्सपेंशन हो जाएगी, और इसी तरीके से अगर हीट कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, थर्मल कंट्रैक्शन। टेम्परेचर डिफरेंस भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं टेम्परेचर डिफरेंस भी आप बीच में लिख सकते हैं कि जो टेम्परेचर का डिफरेंस है वो भी किस वजह से होता है, हीट के चेंज होने की वजह से होता है। अच्छा, नेक्स्ट वन अगर देखें तो आपके पास है साउंड। थर्ड आपके पास ब्रांच है साउंड। तो अगर हम साउंड को थोड़ा एक्सप्लेन कर लें, अच्छा मैं चेक कर रहा था कि रिकॉर्डिंग हो रही कि नहीं। अच्छा, थर्ड हमारे पास है साउंड। तो साउंड के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने माइक ख़रीद लिया, और लास्ट वीडियो जो मैंने बनाई थी उसमें स्टूडेंट्स अक्सर कह रहे थे कि सर आवाज़ काफ़ी स्लो आ रही है, तो माइक की वजह से मेरी आवाज़ आप तक ठीक आ रही है। अगर मैं ये ना भी लगाऊं तो तब भी मेरी आवाज़ आप तक आएगी, लेकिन इसकी इंटेंसिटी उतनी अच्छी नहीं होगी, अभी काफ़ी क्लियर आ रही है। तो मैं साउंड के बारे में बता रहा हूँ, मेरी आवाज़ जो आप तक पहुँच रही है ये किस फॉर्म में पहुँच रही है, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी पहुँच रही है। साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, सिंपली हम इस तरह बोल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ये भी लिख सकता हूँ कि साउंड भी आपके पास क्या है, एक एनर्जी है। साउंड भी आपके पास एनर्जी है। तो इसको हम देखते हैं कि फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड वेव्स, कि आपके पास जो साउंड वेव अगर मैं बताऊं तो साउंड वेव असल में है क्या चीज़। तो साउंड वेव जो है ये आपके पास साउंड वेव आपके पास है मैकेनिकल वेव। तो यहाँ पर मैं अगर लिख दूँ तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। साउंड वेव आपके पास है मैकेनिकल वेव, और साथ ही साथ मैं ये भी लिख सकता हूँ कि ये आपके पास है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। अच्छा, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के बारे में मैं ये बोलूँगा कि ऐसी वेव्स जिसकी एनर्जी और इसके जो पार्टिकल्स की मोशन है वो एक डायरेक्शन में होती है, उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होती हैं जिसमें मीडियम की ज़रूरत होती है। अब साउंड को अगर आप नोट करें तो साउंड के लिए मीडियम की ज़रूरत लाजमी होती है। इट रिक्वायर्ड मीडियम, विदाउट मीडियम साउंड कैन नॉट ट्रैवल। आप अगर नोट करें तो सूरज के ऊपर मुख्तलिफ धमाके होते हैं, हर सेकंड में मिलियंस ऑफ वहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, काफ़ी धमाके होते हैं, लेकिन उसकी आवाज़ आप तक नहीं पहुँच रही। रोशनी तो हम तक पहुँच रही है इन द फॉर्म ऑफ लाइट और इन द फॉर्म ऑफ हीट पहुँच रही है, लेकिन उसकी आवाज़ नहीं पहुँच रही। क्यों? क्योंकि रास्ते में क्या है, वैक्यूम है, खला है, एयर नहीं है या पार्टिकल्स नहीं है, जिसकी वजह से साउंड वहाँ पर आके क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। तो साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अच्छा, और हम इसमें क्या चीज़ पढ़ेंगे, इसमें हम प्रोडक्शन पढ़ेंगे कि साउंड के प्रोड्यूस करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरत हैं। तो साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़ क्या है, सोर्स। आपके पास एक सोर्स होना चाहिए जिससे साउंड प्रोड्यूस हो।
तो सोर्स आपके पास कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी, साउंड प्रोड्यूस करने के लिए वाइब्रेटिंग बॉडी होनी चाहिए। अब हमारी बॉडी के अंदर वाइब्रेटिंग बॉडी क्या है, इसको बोलते हैं लैरिंक्स, और लैरिंक्स के अंदर होता है वोकल बॉक्स। वोकल बॉक्स आपके पास समझे कि एक वाइब्रेटिंग बॉडी है, और हमारे होंठ बाद में उसको एक शेप देते हैं प्रॉपर, तो जब तब जाके हमारी आवाज़ निकलती है। इसी तरीके से गिटार की स्ट्रिंग हो गई, इसी तरीके से अगर आपको ये ड्रम बीट करते हैं, कोई भी वट एवर स्पीकर में आपके पास जो भी वाइब्रेशन है, तो सोर्स आपके पास मेन चीज़ होनी चाहिए। इसी तरीके से साउंड को ट्रैवल करने के लिए, रास्ते में जाने के लिए कुछ मीन की ज़रूरत, कुछ ज़रिए की ज़रूरत है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मीडियम। तो एक मीडियम होना चाहिए। एंड द लास्ट वन, सुनने के लिए भी तो कोई ना कोई होना चाहिए। तो सुनने के लिए जो है उसको हम बोलते हैं लिस्टनर। लिस्टनर हम पढ़ेंगे सही इसको। प्रॉपर्टीज़ भी होनी चाहिए। तो साउंड का मैंने पहले ही आपको बता दी कि साउंड आपके पास कौन सी वेव्स हैं। साउंड आपके पास है मैकेनिकल वेव्स हैं, और प्लस मैं बोल दूंगा कि ये आपके पास है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। स्पेलिंग में हो सकता है थोड़ी बहुत मिस्टेक हो, आप करेक्ट कर लेना। और प्रॉपर्टीज़ में ये भी बता देंगे साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। आपके पास एनर्जी की ही फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह पर जाती है। एप्लीकेशंस, तो एप्लीकेशंस तो आप इसकी देख सकते हैं साउंड की, जैसे साउंड की एप्लीकेशन, मेरी आवाज़ आप तक आ रही है, माइक देखें, माइक के ज़रिए मेरी आवाज़ आप तक पहुँच। इसी तरीके से स्पीकर हो गया, जितने भी लाउड स्पीकर वगैरह और वट एवर आप देख लें, जहाँ पर भी आपके पास अप्लाई रहा वो इनकी सब की सब क्या है, इसकी एप्लीकेशंस हैं। फोर्थ ब्रांच की तरफ जाते हैं, जो कि आपके पास है लाइट। लाइट को मैं इस तरह बोलूँगा कि आपके पास लाइट की स्टडी प्लस ग्लास की स्टडी को हम कंबाइनली क्या बोलते हैं, ऑप्टिक्स बोलते हैं। ऑप्टिक्स। जब आप लाइट की, ग्लास की, आई की, यहाँ पर एक और लिख दें प्लस आई की स्टडी करते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिक्स। द स्टडी ऑफ लाइट, लेंस भी बीच में लिख सकते हैं, सही है, जो आई ग्लास में यूज़ होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिक्स। आप अगर नोट करें तो जिसने भी आई साइड की ग्लासेस बनाई होती है ना, तो वो जिस दुकान से जाके बनाते हैं, जिस शॉप से या जो भी वट एवर, तो वो उसके ऊपर लिखा होता है ऑप्टिक्स। तो वो एक फील्ड आपके पास ऑप्टिक्स, स्टडी ऑफ लाइट, स्टडी ऑफ लेंस, स्टडी ऑफ टेलीस्कोप या स्टडी ऑफ ग्लास इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। इसमें हम क्या चीज़ पढ़ते हैं, फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट, कि आपके पास लाइट असल में है क्या, इसका नेचर। सिंपली बता दूं कि इसका नेचर क्या है। तो आपके पास जिसका नेचर है लाइट एक ऐसी चीज़ है कि जिसका डुअल नेचर है, दो नेचर है। हर एक चीज़ का एक नेचर होता है, लेकिन लाइट का आपके पास डुअल नेचर है। तो इसका डुअल नेचर कौन सा है, लाइट एज अ पार्टिकल भी बिहेव करती है, लाइट एज अ पार्टिकल भी बिहेव करती है। सिमिलरली लाइट एज अ वेव भी बिहेव करती है। इसके बारे में डिस्कशन 10th क्लास में भी है, और आई थिंक सेकेंड ईयर में भी इसके बारे में काफ़ी डिटेल डिस्कशन है, वहाँ पर हम करेंगे। फ़िलहाल आपके लिए इतना इनफ है। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज़। लाइट की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो लाइट की ये प्रॉपर्टी कि लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, और लाइट अगर एक स्लिट से पास होती है तो वो क्या हो जाती है, स्प्रेड आउट हो जाती है। लाइट इंटरफेरेंस करती है वगैरह वगैरह। वर्किंग कैसे है, तो लाइट आपके पास जब एक जगह से दूसरी जगह पर जाती है तो ये इन द फॉर्म ऑफ वेव जाती है, और इन द फॉर्म ऑफ वेव आपके पास अगर नोट करें इसको, तो ये भी आपके पास, इसका नेचर की अगर बात करें तो ये आपके पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है आपके पास, और साथ ही साथ ये ट्रांसवर्स वेव्स हैं, ट्रांसवर्स वेव। और प्रॉपर्टीज़ आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। यूज़ ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट भी आप इसमें कर सकते हैं। देखिए, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वो हैं जो इन चीज़ों से बने हों, ग्लास वगैरह से और लेंस वगैरह से जो बने होते हैं। तो इसमें आपके पास क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, इसमें आपके पास लेंसेज आ सकते हैं, इसमें आपके पास टेलीस्कोप आ सकती है, और जितने भी ग्लासेस हैं वो सारे के सारे आप इसके बीच में लिख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। देखिए, जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी वर्ड लेते हैं ना, तो आपके माइंड में आना चाहिए कि चार्जेस इन मोशन। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है कि जब भी चार्जेस मोशन में आते हैं तो इससे क्या प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिसिटी। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ चार्जेस इन मोशन। ये तो आपके पास इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन हो गई। और इसी तरीके से आप चार्जेस की भी इसमें स्टडी करेंगे, चार्जेस की भी स्टडी करेंगे। और कहाँ पर चार्जिंग, स्टैटिक चार्जेस को भी आप बोल सकते हैं। स्टैटिक चार्जेस को पता क्या बोलते हैं, स्टैटिक चार्जेस मतलब चार्जेस एट रेस्ट। चार्जेस रेस्ट पर भी हो सकते हैं, और इसी तरीके से चार्जेस एट मोशन,
तो चार्जेस जब मोशन में आएंगे तो उससे क्या बन जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगी। इसी तरीके से आप मैग्नेट्स की भी स्टडी कर सकते हैं। मैग्नेट की भी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। और एक और चीज़ इन दोनों के जो रिलेशन से बनता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की भी स्टडी हम कर सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म उस स्टडी को हम बोलते हैं जिसमें हम इन दोनों की स्टडी को कंबाइन करते हैं, जिसमें आप मोटर, डीसी मोटर वगैरह पढ़ते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन वगैरह वगैरह जो आप चीज़ें सारी पढ़ते हैं। तो आपके पास जितनी भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज हैं वो सारी की सारी इसके पीछे मेंशन कर सकते हैं। आप नोट करें, आपके पास जितनी भी घरों में अप्लाइंसेज है, फॉर एग्जांपल लाइट हो गया, फ़ैन हो गया, स्पेशली फ़ैन, ये आपके पास इस फील्ड का है। इसी तरीके से रेडियो वगैरह वगैरह वगैरह। आप अगर नोट करें तो आपके पास बिजली से एक स्पीकर आपके पास वो चलता है, कंप्यूटर में स्पीकर लगे, तो अगर आप नोट करें तो उसके बीच में एक स्पीकर, इसमें एक मैग्नेट लगा होता है, बिजली से चल रहा है लेकिन स्पीकर भी है बीच में। तो दोनों चीज़ें अपना रोल अदा कर रही हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी और मैग्नेट भी, तो दोनों कंबाइन हो रही हैं। और आपको भी पता है कि जहाँ से भी एक तार अगर गुजर रही हो तो उस तार के बीच में से क्या चीज़ गुजर रही होती है, इलेक्ट्रॉन्स गुजरे हैं फॉर एग्जांपल, और फॉर एग्जांपल वो मोशन में है, तो इसका मतलब ये होगा कि उसके बीच में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। तो इसके इर्द गिर्द एक रीजन बन जाता है और उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल है बी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड अपनी तरफ कैच करती है। आप लोग सुनते हैं कि एक तार अपनी तरफ खींचती है, अगर उसमें करंट बहुत ज़्यादा हो, वोल्टेज उसकी काफ़ी ज़्यादा हो, तो अपनी तरफ खींचती भी है, तो उसके इर्द गिर्द फील्ड बन जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। ये आपके पास दो अलग अलग ब्रांचेस थी, मैंने इन दोनों को कंबाइन कर लिया। देखिए, जब आप एटॉमिक लेवल के ऊपर स्टडी करते हैं, असल में एटम का मतलब क्या है, एटम का मतलब है एटम का मतलब है इनडिविजिबल। इनडिविजिबल का मतलब ये हुआ कि जब एटम डिस्कवर हुआ तो उस टाइम हमारे पास जो माइक्रोस्कोप्स थी वो बहुत ज़्यादा आला नहीं थी। उस टाइम पे हमें ये पता चला कि एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन द यूनिवर्स, और इससे छोटी और कोई भी चीज़ नहीं। ये खुद आपके पास यूनिट है, स्ट्रक्चर यूनिट बता दिया गया इसको, इससे छोटी और कोई भी चीज़ नहीं। लेकिन जब आपके पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आपके पास आई, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में कौन कौन सी, SEM आपके पास आ गई। SEM का मतलब है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और इसी तरीके से TEM आ गई। TEM का मतलब ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो आर पार हो जाती है, स्कैनिंग जस्ट ऊपर से उसका स्कैन करती थी। तो इससे हमें ये पता चला कि नहीं, एटम के अंदर तो आपके पास न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और यहाँ पर शेल्स हैं, और शेल्स के बीच में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। और इसी तरीके से बाद में हमें और पता चला कि इसके अंदर तो क्वार्क्स हैं, लेप्टॉन्स, बोसॉन्स, फर्मियॉन्स, और इस तरह के हमारे पास बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जो इनके अंदर होते हैं। तो तब जाके हमें ये रियलाइज़ हुआ कि एटम का नाम जो हमने रखा है, अब ये एटम नहीं होना चाहिए, इसका नाम चेंज करना चाहिए। ये मेरा सजेशन है। इसी तरीके से एटम की स्टडी आप एटॉमिक लेवल पर करते हैं, सही है, और इसके आइसोटॉप की भी स्टडी। इसी तरीके से आपके पास जो न्यूक्लियर फिजिक्स है, न्यूक्लियर फिजिक्स में हम क्या चीज़ स्टडी करते हैं, इसके न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करते हैं, प्लस इसके न्यूक्लियस के जो पार्टिकल्स हैं, न्यूक्लियाई पार्टिकल्स आपके पास कौन से हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बारे में भी आप स्टडी करते हैं। और जो आपके पास एटॉमिक बॉम्ब और न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो इसी फील्ड में से आता है। नेक्स्ट हमारे पास है प्लाज्मा फिजिक्स। तो प्लाज्मा आपको अगर मैं बताऊं तो प्लाज्मा आपके पास ऐसी स्टेट है, इसको हम बोलते हैं फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, इसको हम बोलते हैं फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। और आपको ये भी पता होगा द आयनाइज्ड फॉर्म ऑफ गैस, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा के आपके पास आयनाइज्ड फॉर्म ऑफ गैसेस हैं। जब गैसेस बहुत ज़्यादा टेम्परेचर गेन कर लेती हैं अंडर हाई प्रेशर, तो वो आयंस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं, और उसके जो आयंस हैं वो फिर क्या बन जाते हैं, आयनाइज हो जाते हैं, और उस फॉर्म को हम फिर क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। और इस चीज़ के बारे में पहले बता भी चुका हूँ कि आपके पास जितनी भी यूनिवर्स है, उस यूनिवर्स में ज़्यादातर जो आपके पास है 90 से अबव, मुझे एग्जैक्टली परसेंटेज याद नहीं है, लेकिन 90 से अबव परसेंटेज आपके पास 99 आई थिंक है, वो प्लाज्मा से बना हुआ है। लेकिन अगर आप अपने एक गिर्द देखें तो हमें प्लाज्मा नज़र नहीं आता। तो जो सन है आपके पास वो प्लाज्मा है। इसी तरीके से स्टार्स जितने भी हैं, मतलब सन भी आपके पास स्टार, ये जितने भी आपके पास स्टार्स हैं वो सारे के सारे प्लाज्मा से ही बने हुए हैं। अर्थ के सेंटर में भी आपके पास लाइट्स में भी होते हैं प्लाज्मा। तो इसकी स्टडी जब हम करते हैं, इसकी प्रोडक्शन के आपके पास ये बनता कैसे है, प्रोडक्शन ऑफ प्लाज्मा वगैरह वगैरह, इसमें हम डिस्कस करते हैं, और फोर फॉर्म है। लास्ट वन हमारे पास है जियो फिजिक्स। नेम से ही पता चल रहा है, जियो का मतलब है अर्थ और फिजिक्स का मतलब है स्टडी। तो हम जब इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, जियो फिजिक्स। और इसके बीच में आप
उसकी जो लेयर्स हैं उसके बारे में आप स्टडी करते हैं, क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है, वगैरह वगैरह। उसके बीच में जितनी भी चीज़ें आती हैं, उसकी थिकनेस, उसकी डायमीटर वगैरह वगैरह, वट एवर, रेडियस, जो भी है, तो सब चीज़ों के बारे में हम स्टडी करते हैं, वो आपके पास है जियोफिज़िक्स। तो ये आप